सभी को मेरा नमस्कार। आज हम वेन डायग्राम के अगले क्वेश्चंस को बनाने आए हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में बनाए थे, कुछ क्वेश्चंस अब आज हम यहाँ बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन हमारे पीछे रखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। 3 नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इसके। थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, तो इसको बनाने के लिए हमें सजग रहने की आवश्यकता है। चलिए आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। इन प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें। तो आपको ये आरेख दिख रहा है। इस आरेख में आपको कितने चित्र दिख रहे हैं या कितनी आकृति दिख रही है? तो देखिए इस आरेख में हमें 3 आकृति दिख रही है। एक त्रिभुज की आकृति है, एक वर्ग की आकृति और एक किसकी है? समांतर चतुर्भुज की आकृति हमें यहाँ पर दिख रही है। तो इन्हीं आकृतियों से हमें वो प्रश्न पूछ रहा है। तो एग्जाम में जब आपको इस प्रकार से आकृतियां दिखेंगी तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है, कुछ मल्टी कलर पेन्स लीजिए, ब्लू, रेड, ग्रीन अपने हिसाब से ले लीजिए और प्रत्येक आकृति के ऊपर एक अलग कलर से आउटलाइन कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको आकृतियों को अलग अलग देखने में आसानी होगी। जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है, इसको मैंने क्या किया है, ब्लू से आउटलाइन कर लिया। ये हमारा वर्ग है, इसको रेड से आउटलाइन किया है। और एक काम करते हैं, ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज है इसको हम ब्लैक से थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा नंबर तीनों आकृतियों के अंदर है? तो ध्यान से देखिए कौन सा नंबर आपको तीनों आकृतियों के अंदर दिख रहा है। तो त्रिभुज के अंदर कौन कौन से नंबर है? 2, 4, 8 और 5। लेकिन जो 5 है और जो 2 है ना, ये क्या है, केवल त्रिभुज के अंदर है, बाहर की तरफ है, वो हमारे कोई काम की नहीं है। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो 4 और 8 जो है वो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के अंदर है, लेकिन वो वर्ग के अंदर नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, हमारे काम के नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं 5 जो है वो कैसा है, वर्ग के अंदर है और बाहर की तरफ है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब आप देखिए एक जो है ये किसमें, समांतर चतुर्भुज में है, बाहर की तरफ है, हमारे किसी काम का नहीं है। हम यहाँ पर अगर इसे ध्यान से देखें तो ये भी बाहर की तरफ है, हमारे काम की नहीं है। अब क्या बच गया, 6 और 7। तो 6 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 जो है वो वर्ग के अंदर है और समांतर चतुर्भुज के अंदर है, लेकिन जो 6 है वो त्रिभुज के अंदर नहीं है। तो इससे हमारा केवल एक ही ऑप्शन बचता है 7। 7 जो है वो वर्ग के अंदर भी है, समांतर चतुर्भुज के अंदर भी है और त्रिभुज के अंदर भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 7 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल 2 आकृतियों से संबंधित है? तो ध्यान से देखिए, पहले हम कोई भी 2 आकृतियों को ले लेते हैं और उनसे संबंधित नंबर्स को देख लेंगे। तो आपकी हमारी ये आकृति हो गई, एक हमारी आकृति हो गई ये वाली वर्ग, और पीछे जो है वो हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए 7 जो है वो कैंसिल हो गया क्योंकि वो 2 आकृतियों से नहीं 3 आकृतियों से संबंधित था, हमने निकाल लिया। 5 हमारा कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, इधर भी जो है 5 कैंसिल है, 9 कैंसिल है और 2 कैंसिल है। क्यों? क्योंकि ये सब बाहर की तरफ है और बाहर की तरफ होने के कारण ये केवल एक ही आकृति से संबंधित है। 2 आकृतियों से संबंधित कौन से दिख रहे हैं आपको? तो देखिए 4, देखिए 4 जो है समांतर चतुर्भुज में भी है और त्रिभुज में भी है, तो 4 हमारा एक हो गया, 4। अब इसको देखिए 8 को देखिए, 8 जो है वो हमारा त्रिभुज में भी है और किस में है, समांतर चतुर्भुज में भी है। तो 8 हमारा क्या हो गया, दूसरी संख्या हो गई। अब हम चलते हैं, 4 और 8 हो चुका है, 2 नहीं है, 2 बाहर है। 6 को देखते हैं, 6 जो है हमारा किस में है, वर्ग में है और समांतर चतुर्भुज दोनों में भी है। तो हमारा तीसरी संख्या क्या हो गई, 6। अब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या आंसर आता है, 18। तो ऑप्शन सी जो है 18 वो हमारा आंसर है। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं,
सारी आकृतियों को अलग अलग रखने के बाद उनके अंदर के नंबर्स को यहाँ पर लिख लीजिए और फिर उसमें देख लीजिए कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कि तीनों आकृतियों में कॉमन है, कौन सा ऐसा है जो केवल दो आकृतियों में कॉमन है और उनको जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते हैं। हल करने का ये तरीका हमारे पिछले वीडियो में दिया हुआ है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन आकृतियों से संबंधित संख्या को केवल त्रिभुज संबंधित संख्याओं के योग से गुणा करें। तो हमें सबसे पहले निकालना है ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों आकृतियों से संबंधित है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि कौन सी संख्या तीनों आकृतियों से संबंधित है। तो हमारी जो 7 थी वो तीनों आकृतियों से संबंधित थी। अब क्या बोल रहा है कि केवल त्रिभुज से संबंधित संख्याओं के योग से हमें इस संख्या का क्या करना है, गुणा करना है। तो 7 का गुणा हमें करना है त्रिभुज से संबंधित संख्याओं के योग से। तो देखते हैं ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कि केवल त्रिभुज से संबंधित है। त्रिभुज को हम क्या करेंगे, दूसरे कलर से इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे वापस से। ठीक है, तो कौन सी संख्या जो केवल त्रिभुज से संबंधित है, इसका अर्थ है कि वह संख्या न तो वर्ग में आनी चाहिए और न ही समांतर चतुर्भुज में आनी चाहिए, केवल त्रिभुज में ही आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 5 एक ऐसी संख्या है जो कि केवल त्रिभुज से संबंधित है और कौन सी दिख रही है हमें, 2 एक ऐसी संख्या दिख रही है जो कि केवल त्रिभुज में ही आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, 5 और 2 को जोड़ना होगा। तो 5 धन 2 कितना हो गया, 7। 7 गुणा 7 कितना ऑप्शन आता है, तो 7 गुणा 7 हो गया हमारा 49। यहाँ पर ऊपर में भी देख लेते हैं। देखिए तीनों आकृतियों से संबंधित संख्या 7 है। 7 को हमने गुणा किया किससे, केवल त्रिभुज में आने वाली संख्याओं से, यानी कि 5 धन 2 कितना हो गया, 7। 7 ही 7 ही 49। तो हमारा सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम का उपयोग किया गया है। क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न चित्र पर आधारित है, नीचे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको एक जो वृत्त है वो किसका दिख रहा है, वो दिख रहा है हमें हॉकी का। ये देखिए हॉकी का है, कौन कौन हॉकी खेल रहा है, ए खेल रहा है, बी खेल रहा है, सी खेल रहा है और बी खेल रहा है। अगर अब हम ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे लोग जो कि हॉकी खेलते हैं वो लोग क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। तो कितने लोग हैं जो हॉकी भी खेल रहे हैं, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डी और सी ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ई है जो कि केवल बैडमिंटन खेलता है। यहाँ पे हमारा एफ। अगर हम एक और वृत्त इस प्रकार से बनाए तो नीचे वाला वृत्त क्या कहता है, ऐसे लोग जो कि फुटबॉल खेलते हैं। तो इस चित्र में देखेंगे ध्यान से, जी केवल फुटबॉल खेल रहा है, बी सी जो है और एफ है। तो बी सी है वो हॉकी भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे सी और एफ है वो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन एरिया है ना। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा अक्षर व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी तीनों खेल खेलते हैं। तो कौन सा अक्षर आपको ऐसा दिख रहा है जो कि तीनों घेरे में है, तीनों खेल खेल रहा है। तो ध्यान से देखते हैं, जी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, बाहर है, हटा दीजिए। ए हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, बाहर है, हटा दीजिए। ई नहीं हो सकता, बाहर है, हटा दीजिए। डी जो है आप देखेंगे केवल इसमें और इसमें, तो डी भी हमारा ऑप्शन नहीं है। बी देखेंगे केवल फुटबॉल में और हॉकी में है, तो बी भी ऑप्शन नहीं है। एफ देखेंगे तो केवल फुटबॉल के अंदर आ रहे हैं और बैडमिंटन के अंदर आ रहे हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में सारे ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो है सी। तो एक बार फिर से चित्र को ध्यान से देखिए, तो सी जो है, सी की जो पोजीशन है वो ऐसी पोजीशन है जो कि तीनों वृत्त में कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो हम इसको उस विधि से भी बना सकते हैं। लिख लेते हैं हॉकी, बैडमिंटन और यहाँ पे आ गया हमारा फुटबॉल आ गया। हॉकी कौन कौन खेल रहा है, तो हॉकी खेल रहा है ए, डी, बी और सी। ऐसे लिख सकते हैं ए, बी, सी और डी।
बैडमिंटन कौन कौन खेल रहे हैं? तो D, C, E, F लिख लेते हैं इसको, D, C, E और F। फुटबॉल कौन कौन खेल रहे हैं? तो फुटबॉल खेल रहे हैं B, C, F और G, B, C, F और G। इस प्रकार से आपने हर आकृति के अंदर के इंग्लिश के अल्फाबेट्स को अलग अलग लिख लिया। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा ऐसा अक्षर है जो तीनों में होना चाहिए, जो तीनों गेम खेल रहा है? तो देखिए ए है, ए किसी में नहीं है, बी जो है वो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, सी जो है दोनों में है और तीनों में है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो अगर आपको चित्र से देखने में कंफ्यूजन होता है तो आप बिल्कुल इस विधि का उपयोग कीजिए, दोनों ही सही हैं। आगे देखते हैं, कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो कि हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते? तो क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी ऐसे अल्फाबेट जो इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है। जैसे कौन सा अल्फाबेट है जो इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बी एक ऐसा अल्फाबेट है जो कि हॉकी और फुटबॉल में है लेकिन बैडमिंटन में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर हम चित्र से इसको ध्यान से देखें तो देखिए हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये हॉकी खेल रहा है लेकिन बैडमिंटन नहीं खेल रहा है, ये हॉकी खेल रहा है, ये भी हॉकी खेल रहा है, ये भी हॉकी खेल रहा है, लेकिन ये बैडमिंटन भी खेल रहा है, ये भी बैडमिंटन खेल रहा है। ये वाला ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हॉकी भी खेलता है और क्या खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है। तो चित्र से भी आप बना सकते हैं, दोनों भी तरीका सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो हॉकी खेलते हैं किंतु बैडमिंटन और फुटबॉल नहीं खेलते हैं? क्या खेलते हैं, हॉकी खेल रहे हैं लेकिन बैडमिंटन और फुटबॉल जो है नहीं खेल रहे हैं। इसका मतलब हमें उस अल्फाबेट को खोजना है जो कि केवल हॉकी में होगा, बैडमिंटन और फुटबॉल में नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, डी जो है हॉकी में भी है, बैडमिंटन में भी है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी भी नहीं हो सकता, बी जो है हॉकी में भी है, फुटबॉल में भी। ए ही केवल एक ऐसा अल्फाबेट है जो कि हॉकी में ही है, इसका मतलब वो केवल क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, बैडमिंटन और फुटबॉल नहीं खेल रहा। चित्र से देखिए, हॉकी खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन और फुटबॉल नहीं खेलते। तो हॉकी को देखिए, ऐसा कौन है जो केवल हॉकी खेल रहा है, बैडमिंटन और फुटबॉल नहीं खेल रहा? तो इन दोनों घेरों से बाहर एक अल्फाबेट हमको दिख रहा है जो कि ए है, जो कि केवल क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो हॉकी और बैडमिंटन तो खेलते हैं पर फुटबॉल नहीं खेलते? तो आइए इसमें देखते हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हॉकी भी खेल रहा है और बैडमिंटन फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी और बैडमिंटन खेल रहा है लेकिन फुटबॉल नहीं खेल रहा। तो देखते हैं हॉकी और बैडमिंटन कौन कौन खेलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे कोई कॉमन है क्या इन दोनों में? तो हाँ, ये जो डी दिख रहा है ये हमको इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, यानी दोनों क्या कर रहे हैं, डी जो है वो हॉकी में भी है, बैडमिंटन में भी, यानी हॉकी भी खेल रहा है, बैडमिंटन भी खेल रहा है। अब हमें देखना है क्या डी फुटबॉल में है? तो डी फुटबॉल में नहीं है, इसका मतलब वो फुटबॉल नहीं खेल रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी होना चाहिए। चलिए आइए चित्र में भी देख लेते हैं क्या है जो हॉकी खेल रहा है, वो कौन कौन से, ए, डी, बी और सी। बैडमिंटन कौन कौन खेलता है, डी, ई, सी और एफ। ऐसा कौन है जो कि दोनों गेम खेल रहा है? तो आप देख सकते हैं डी और सी ऐसे दो व्यक्ति हैं जो कि हॉकी भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी देख खेलते हैं। उनके बीच का क्या है, वो इंटरसेक्शन पे एक कॉमन पॉइंट है, लेकिन फुटबॉल में नहीं होना चाहिए उसको। तो जो सी हमें दिख रहा है वो हमारा फुटबॉल के अंदर भी है। डी ही हमारा एक ऐसा अल्फाबेट है जो कि हॉकी और बैडमिंटन दोनों में है लेकिन फुटबॉल में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। आगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ हम जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।